नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की गणित। मैंने पहले परिचय पाठ में बता चुका हूं कि वास्तविक संख्या क्या है और संख्या से जुड़ी हर एक बातों को। तो मैं आज शुरू करूंगा क्या, प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला प्रश्न जो है आपके सामने ही, आप किताब में देखेंगे। किताब आप जरूर लेकर बैठिए, उससे आपको थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि हमारे हमारे सामने प्रश्न है और आपको प्रश्न देखना भी जरूरी है। तो मोबाइल से उतनी होती नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसको कर दिया हूँ। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे इस पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों, आप इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि अभाज्य क्या है, गुणनखंड क्या है और गुणनफल क्या है। वैसे तो मैंने अभाज्य शब्द का मतलब समझा रखा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि सवाल आ गया है तो उसके लिए बताना जरूरी है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है? ये अब अभाज्य का शब्द अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो विभाजित ना हो। विभाजित ना हो का मतलब क्या है? वो अपनी और एक, वह स्वयं तथा एक। एक का मतलब एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है, इसलिए एक को लिया जाता है, और स्वयं को। तो यानी कि ये दोनों को छोड़ करके जो संख्या विभाजित अन्य किसी संख्या से ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 3 है, 5 है, 11 है, ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। जैसे 3 है, 3 ये स्वयं से विभाजित होगी या तो एक से होगी, और दुनिया में कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जिससे कि यह संख्या विभाजित हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है, लेकिन आप जाके एक बार उसको देखिएगा, इसलिए आपको आसानी होगी। तो अभाज्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का जो मान होता है। मान लीजिए मैंने लिखा 4। अब ये संख्या का अगर मैं कहूँ गुणनखंड निकालने के लिए, तो इसका मतलब इसका गुणात्मक रूप। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? गुणात्मक रूप। जैसे 4 है, अब इसका गुणात्मक रूप निकालेंगे कैसे? वैसे तो हम जानते हैं छोटी संख्या है तो 2 गुणे 2 ही होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, बात इसकी उठती है। तो इसको निकालने के लिए आपने कक्षा 4 या 5 से ही एलसीएम निकालना सीख लिया है। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? गुणनखंड करना। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? लासा, लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आपको ऐसे ही समझाऊंगा। इंग्लिश में बता सकता हूँ, लेकिन आप उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसकी इंग्लिश, तो उसको आप जाने रहिए वैसे। तो अब 4 का गुणनखंड निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। अब आप एलसीएम जो निकालते थे कुछ इसी तरीके से निकालते हैं कि 2 से पहले विभाजित करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है। तो यही जो आपका एलसीएम निकालने पर जो उसका गुणनफल आता है संख्या का, वही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो सेम चीज़ आपको इस प्रश्न के हर एक खंड में करना है। जैसे 140 लिखा है, अब 140 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड को किसके रूप में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। अब 140 को जो हम निकालेंगे तो सेम चीज़ वही करेंगे। जैसे 4 का मैंने निकाला क्या? एलसीएम, तो वैसे 140 का भी क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले एलसीएम में ली जाती है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए, वो भी गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? 2 से काटेंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। अभी मान लीजिए 35 होता तो क्या आप 2 से शुरुआत करते? तब तो ये मूर्खता हो जाती ना, तब आप 3 से देखते। वैसे कॉमन कॉमन मतलब एलिजिबिलिटी लगाते, भाई इतना तो आना ही चाहिए क्योंकि आप 10th में पहुँच गए हैं। तो इसी प्रकार से इसीलिए हम क्या करते हैं? 2 से शुरुआत करते हैं। तो अब 2 से शुरुआत करेंगे तो देखेंगे 2 7 14, ठीक है, 0 2 2 तिहाई 6। इस प्रकार से हम इसको गुणनखंड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इतना कर ही लेंगे, फिर 7 से कट जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया है? इसका गुणनखंड हो गया है, यानी कि 140 का उसके गुणन के संख्याओं के रूप में व्यक्त किया गया, आपको दिखाई दिया रहा होगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका क्या हो गया है? गुणनखंड हो चुका है। अब आप देखेंगे ऊपर लिखा गया क्या? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे गुणनखंड तो ये भी है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन ये अभाज्य क्यों लिखा है? ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। अब देखिए, अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा है, इसका मतलब आपको इसका गुणनखंड जो निकालना होगा वो अभाज्य तरीके से होना चाहिए। जैसे अब ये जो 2 है, ये 2 बार है, आप इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। अब ये 2 5 7 ये तीनों एक, आप इनका युग्म देखिए, ऐसी संख्याओं के रूप में लिखिए जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाती हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या, आप एक मान चलिए।
दो क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्यों? आप कहेंगे ये अभाज्य कैसे हो सकती है? भाज्य भी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ दो क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे? दो भी दुनिया की ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या तो एक से कटेगी, और दुनिया कोई संख्या पैदा नहीं हुई है कि इसको काट दे। तो इसलिए दो भी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसको आप जाने रहिएगा, इसको मैंने पहली कक्षा में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये देखिए, एक अभाज्य संख्या ये है, एक अभाज्य संख्या ये है, एक अभाज्य संख्या ये है। अब मैंने 140 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों। अब आप पूछेंगे सर आपने तो हल करा दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे? सीधी सी बात है, इसमें क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है? हल लिखना है। आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ एक, उसके बाद हम ऐसे प्रश्नों को करते चले जाएंगे, तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हल में क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमको करना क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, ये कर रहे हैं हम लोग। इतनी देर से हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड निकालने पर। तो वही सेम उसके बाद ये आप लिख दीजिएगा, जो गुणनखंड आपने एलसीएम निकाला है। आप एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और ये जरूर करिएगा, क्योंकि आपको दर्शाना पड़ेगा ना, नहीं तो परीक्षक जो होगा, जो कॉपी चाचेगा, आपको नंबर क्यों देगा भाई? आप जब तक एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। इसको लिखेंगे, फिर इसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 7। ठीक है, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई हैं, जैसे कि ये अभाज्य गुणनखंड आपका प्रश्न जो है निकालने को कहा है, तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके गुणनफल को व्यक्त करेंगे। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके प्रश्नावली का पहले प्रश्न का दूसरा खंड है 156। इसमें भी सेम वही करना है। क्या करना है? 156 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। आपको मैंने तरीका पहले बता दिया है। कैसे बताया है? आप पहले हल लिखिएगा, फिर जो प्रश्न रहेगा उसका निकालने पर फिर आप वैसे करिएगा। उसके बाद इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। बिना समय गवाए आगे चलते हैं। अब 156 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब चलिए निकालते हैं। अब 156 को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने बताया, किसी भी संख्या का आप एलसीएम निकालिए तो छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग करिए। 2 से करते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब इसके बाद 3 का प्रयोग करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, उसके बाद 13। ये देखिए हमारा इसका गुणनखंड तैयार हो गया है, यानी कि हमने एलसीएम के माध्यम से निकाल लिया है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखेंगे, अब देख लीजिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, अभी इसका सिर्फ गुणनखंड हुआ है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कब आएगा? ये बात आप ध्यान दीजिए, जब इसको हम इसकी पावर के रूप में, जैसे जो संख्या जितनी बार आएगी उसकी पावर उतनी लिख दिया करते हैं, तो इसका जो गुणनखंड होगा तब उसका गुणनखंड किसके रूप में आएगा? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभी आ गया। अब आप देखेंगे दो जो है ये भी अभाज्य संख्या, 3 भी है और 13 भी है। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको यही करना है। कहिए तो मैं लिख ही देता हूँ आपकी सरलता के लिए। हल में पहले क्या करेंगे? लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। ठीक है, इसको लिखेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। आप इसके सामने यही लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल यही होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न हम देखेंगे यहाँ से जो है 3825। ठीक है, 3825। अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 300, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास दो चीज़ें आती हैं। क्या? आप शुरुआत कर रहे थे 2 से। कब करते हैं? जब इसके लास्ट की संख्या हम देखते हैं क्या? 0 2 4 8 6।
ठीक है। लेकिन जब इसके लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट में ये अंक ना आए, जैसे 5 आ गया, अब आप सोचेंगे ये 5 किससे कटेगी, ये 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है। तो हम पहले 3 से ही करके देखते हैं, क्योंकि हम कट जाएगा, मैं जानता हूँ, उतना अनुभव है। 3 के 3, 3 दूना 6, उसके बाद इधर जाएगा 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, उसके बाद फिर से 3 से कटेगा। अरे आप जान रहे होंगे, इसको देखा करिए बस, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, उसके बाद 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 हम 25, 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, उसके बाद 17। ये आपका गुणनखंड हो गया है। अब वही चीज़ आएगा 38, 25 का गुणनखंड क्या क्या हुआ है, 3 2 बार है, 5 2 बार है, और 17 एक बार है। अब ये इसका अभाज्य गुणनखंड थोड़ा हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड तब होगा जब इसके पावर में हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसका ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लिखने का टेक्निक यही, जैसे मैंने अभी पहले बताया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा होगा बताइए, कमेंट करिएगा। 3 देखिए, 5 देखिए और 17 देखिए, ये ऐसे अंक या संख्याएं हैं जो खुद में अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगली अंक पे चलते हैं। पहले प्रश्न का तीसरा खंड हो चुका है, अब हम करते हैं चौथा खंड। चौथा खंड क्या है, 5005। आइए करते हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि जान लीजिए कि 100 में 100 आ ही जाएंगे आसानी से। बस आप हर एक हमारे शब्द पे ध्यान दिया करिए, और जैसे मैं कहूँ वैसे हल करा करिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आप हल जब करिए तो आप इसको जरूर लिखिएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर अब इसका हम निकालते हैं क्या, एलसीएम निकालते हैं। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 इक्के 5, 0 0, 5 इक्के 5। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये संख्या कैसे कटेगी, ये संख्या इसके लिए अब देखेंगे 5 से भी नहीं कर सकता, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 करने के लिए 2 और 3 का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये 3 से कटता होता तो इसको हम पहले 5 से ही काट देते। इसका मतलब ये अब 7 से कटेगा। 6 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी, 7 होगी। ये कॉमन साइंस है, इतना आप सबको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। जब आप इसको काटेंगे, 7 इक्के 7, 3 इधर गया, उसके बाद बचा 30, उसके बाद 7 चौक 28 इधर आया, बचा 3 7 त्रिक 21। ठीक है, अब इसको देखेंगे 7 से, ये तो कट गया। क्या ये पुनः 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। क्या 8 से कटेगा, 8, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से 11 से काट के देखते हैं, हो सकता है कट जाए। 11, 11 इक्के 11, बचा 3, हाँ 11 से देखिए कट गया। फिर उसके बाद 11, 11 इक्के 11, सॉरी दोस्तों, ये मैंने गलती कर दी। फिर 13 आ गया, 13 से कट गया। इसलिए 5005 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसका देखिए, इसमें यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी जो है 2 संख्या इसमें गुणनखंड के रूप में नहीं आई हैं। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, अतः क्या लिखेंगे, 5005 का भाज्य गुणनखंड का, सॉरी 5005 का नहीं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिए, इस पे आप जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे उस दिन जान लीजिए बात बन जाएगी। इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका उत्तर हो गया। अब हमारे पास बचा है आखिरी, कौन सा है वो देखेंगे, पांचवा प्रश्न है। पहले का 5वां प्रश्न है, तो 5वां करते हैं, चौथे के बाद 5वां क्या था, 7429। इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। अब हल करते हैं, सेम वही तरीका। क्या करेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर आप इसको लिख लीजिएगा। अब निकालता है हम लोग 429। अब इसको एलसीएम करते हैं, ये 17 से कटेगा, काट कर देख लीजिएगा। काटने पर आपको ये मिलेगा, फिर ये 19 से कटेगा, ये 23 मिलेगा आपको। ये आराम से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें समय लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सब आप भी जानते हैं। तो इसका आप गुणनखंड निकालेंगे, 7 4 2 9 हो जाएगा। क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये क्या हुआ आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। चौथा प्रश्न ये रहा, पांचवा ये है, चौथा ये रहा, और इस प्रकार से हमने पहले का पूरा सवाल हल कर चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत आई होगी आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।